हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस में आपका खुद का क्रॉस होता है तो आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। यानी कि जब जो लड़की के वकील साहब होते हैं वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको हर एक प्रश्न का जवाब कैसे देना है। आपको आज की इस वीडियो में जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा ये आपको 125 सीआरपीसी के साथ साथ आपका चाहे डाइवोर्स केस चल रहा है, चाहे 490 केस चल रहा है, चाहे कोई सा भी केस चल रहा है और कहीं पे भी अगर आपकी क्रॉस हो रही है तो वहां पर आपको इस वीडियो में बताई गई बहुत सारी चीजें काम आने वाली हैं और आप सेफली अपना क्रॉस करा सकते हो। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज होती है कि वहां पर अगर कोई भी चीज ऐसे निकल करके चली गई जो कि आपके अगेंस्ट यूज की जा सकती है तो आपका सेल्फ एडमिटेड कथन होता है, सेल्फ एडमिटेड स्टेटमेंट, जिससे आप मुकर नहीं सकते, जिसको आप नकार नहीं सकते, जो कि अगर अपोजिंग काउंसिल पढ़वाएगा कोर्ट को तो कोर्ट को मानना ही होगा। तो इसलिए ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी केस में कोई गड़बड़ कर दी तो कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखना। बहुत सारे पॉइंट मैं कवर अप करने वाला हूं और आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है। देखिए, क्रॉस में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तो एक डिफरेंट बात है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कहानी क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, उस पर आधारित होंगे। लेकिन टेक्निक क्या है उस पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी सामने वाले वकील साहब ने क्रॉस स्टार्ट किया। सबसे पहले वो आपका नाम पूछेंगे, आपने नाम बताया। फिर उसके बाद वो आपसे आपका काम पूछेंगे, आपने काम बताया। फिर वो आपसे आपकी सैलरी के बारे में पूछेंगे। फिर वो आपसे अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के बारे में पूछेंगे, शादी से पहले क्या करते थे, इनकम कितनी थी, यानी जो एफिडेविट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछेंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि क्रॉस शुरू होते ही हमने देखा कि बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं। आप नर्वस हो गए 100% आप गड़बड़ करोगे। तो पहला पॉइंट यही कि आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन सामने वाले वकील साहब कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, उनको ध्यान से सुनना है और पूरा सुन करके समझ करके तब जवाब देना है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट करवाइए उनसे कि आप क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी आंसर नहीं देना। आप उनका क्वेश्चन सुनिए, फिर ध्यान से सोचिए, फिर आप उस आंसर को लिखवाइए। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाले वकील साहब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उसका प्रॉपर जवाब यानी श्योर जवाब नहीं पता होता और आप अपने दिमाग में जोर लगाते हो और बोल देते हो। ऐसा अधिकतर होता है और जो भी जवाब आप देते हो पता नहीं वो सही था या नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके काम आ जाता है। तो ऐसा कुछ भी है जिस पर आप श्योर नहीं है तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि आज की डेट पे ये चीज मुझे याद नहीं है और इसको ऐसा ही लिखवा दो। ये सबसे बढ़िया रहता है इस केस में जहां पर आपको एक्चुअल में चीज याद नहीं है या आप डाउटफुल हो, वहां पे कभी भी अपने मन से कुछ भी नहीं लिखवाना है। अगला पॉइंट, यदि ऐसा होता है कि वकील साहब आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हो और आपको पता है कि वो आंसर में आप फंस सकते हो, तो उसका जस्टिफिकेशन जरूर साथ में लिखवा दो। फॉर एग्जाम्पल, आपके वकील साहब ने पूछा आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपने कहा जी मेरी क्वालिफिकेशन 12th है, लेकिन आपके एफिडेविट में 10th लिखा है और आपको अचानक से बात याद आ जाती है। अब आप उसका जस्टिफिकेशन भी बताओ आगे, ठीक? तो वो कहेंगे ये तो मैंने पूछा ही नहीं। अब बोला कोई बात नहीं पूछा तो स्वयं कहा करके लिख दो, लेकिन स्वयं कहा में आप पूरी जस्टिफिकेशन लिखवा दो। फॉर एग्जांपल, आप कहना चाहते हो मैंने 10th ही करी थी लेकिन जो 12th तक की पढ़ाई थी वो मैंने बाहर से करी है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका जस्टिफिकेशन है तो आप इसको लिखवा दो। तो इस तरह से अपनी पूरी बात, चाहे वो स्वयं कहा में ही क्यों ना आए, आप उसको कम से कम वहां पर लिखवा दो। और कई चीजें ऐसी भी होती हैं जिसका हाँ या ना में उत्तर देने में दोनों तरह से आप फंसते हैं, तो ऐसे में भी आपकी जस्टिफिकेशन वहां पर आनी बहुत ही जरूरी है। अगला, कई बार ऐसा होता है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा दबाव डाल करके उस प्रश्न को पूछा जाता है, यानी कि थोड़ा तैश में आपसे वो प्रश्न पूछा जाता है और आप घबरा जाते हैं। देखिए, कोई भी हो, चाहे सामने कोई सा भी वकील हो, और ये भी देखा हमने कि कई बार आप कहते हैं कि सामने वालों का काउंसिल बहुत सीनियर है, चाहे कोई भी हो, कोई भी आपको उस समय पे ऐसा नहीं कर सकता ना कि जज साहब सामने है, कोर्ट है, कोई आपको खा जाएगा। आपको यह सोचना है कि कोई भी हो वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई कितना भी सीनियर है उसको रिस्पेक्ट देनी है, लेकिन उसके आक्रामक रवैये से, जिस तरह से आक्रामकता से वो उन्होंने पूछा, वो तो उनका काम है, तो पूछेंगे, उनका काम है आपसे कुछ निकलवाना, लेकिन आपको उसके बहकावे में नहीं आना, आपको डरना नहीं है और बिना डरे ही आपको उत्तर देना है। जब तक आप बिना डरे उत्तर देते रहोगे आपके उत्तर सही होते रहेंगे। एक जगह के भी डर गए, आपका उत्तर वहीं पे गलत हो जाएगा। भरण पोषण 125 सीआरपीसी केस में अधिकतर ये पूछा जाता है कि क्या ये आपकी पत्नी है, क्या ये आपका बच्चा है, तो डेफिनेटली आप एडमिट करते हो हाँ है। फिर आपसे अगला प्रश्न ये पूछा जाता है क्या इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और कई बार आप बोलते हो हाँ जी है, मना तो कर नहीं सकते। बाद में आर्ग्यूमेंट में वो इसका पार्ट बनाते हैं कि भाई क्या मानता है कि भरण पोषण की जिम्मेदारी इन पे है,
और ऐसा भी होता है बहुत बार कि जब सेपरेशन हो जाता है तो सेपरेशन के बाद वो अलग रह रही है, आप अलग रह रहे हो, कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई खर्चा वगैरह नहीं जा रहा होता। फिर वो पूछते हैं क्या इतनी इतनी तारीख के बाद आपने कोई खर्चा दिया था? आपने कोई खर्चा नहीं दिया होता। अब आर्ग्यूमेंट में वो इसको ऐसे यूज करते हैं, देखिए मानता है कि इसकी पत्नी है, बच्चा है, ये मानता है कि इसकी जिम्मेदारी इनका भरण पोषण करने की, और देखिए 2 साल से इसने खर्चा ही नहीं दिया। इस तरह से आर्ग्यूमेंट में उसको यूज किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आप उनको पूरा लिखाओ कि हाँ जी मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को हमेशा पूरा करता रहूं, मैंने पूछा ही नहीं, कोई बात नहीं, स्वयं का हमें लिखवा दो। ठीक है, यह आपको कहना है। और आपको यह भी कहना है कि मैं हमेशा इनका भरण पोषण करता रहा हूं, हमेशा ही मैं इनको पैसे भेजता रहा हूं, हमेशा ही मैंने कभी इनको नेग्लेक्ट नहीं किया। क्योंकि 125 सीआरपीसी की डेफिनेशन यही कहती है कि वो व्यक्ति जो कि सक्षम है और वो अपने पत्नी या बच्चों का भरण पोषण करने से मना करता है, उनको नेग्लेक्ट करता है, उसको 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण देना होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको कहीं पे भी ये नहीं कहना, कहीं पे भी एडमिट नहीं करना कि आपने उनके भरण पोषण के लिए उनको नेग्लेक्ट किया है। तो आपको हर चीज का जस्टिफिकेशन बना करके पूरी बात लिखवानी है, क्योंकि जब पूरी बात बोली जाएगी तो स्वयं कहा कि स्टेटमेंट भी आएगी, उसको आपके वकील साहब एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की कई चीजें होती हैं। और जब आप क्रॉस का जवाब दें तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट खड़े हो जाए, हंसना नहीं है, और बिल्कुल आपको ऐसा रहना है एकदम एडमेंट टाइप का जो आदमी होता है ना, कि पूछा और बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब, फालतू की कहानियां नहीं बोलनी। जितने फालतू की कहानियां बोलने वाले क्लाइंट होते हैं वो फंसते हैं। एक है मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जो कि बहुत सीधे हैं, उनसे एक चीज पूछी जाती है तो वो पूरा का पूरा बयान कर देते हैं वहां पे, तो फंसोगे अपने आप। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं करना आपको बिल्कुल भी। जितना पूछा जा रहा है बस उसका आंसर दो, हमें तो कोशिश करनी है कि उसका भी आंसर हम उतना दें कि बहुत ही छोटा, और एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन देने बैठते हो तो एक की जगह 4 चीजें उनके हाथ में चली जाती हैं। ठीक है, तो टू द पॉइंट ही आपको हमेशा आंसर देने हैं जब आपकी क्रॉस होती है। और एक बात और, 125 सीआरपीसी के केस में कई बार आपके माता की इनकम, आपके पिता की इनकम, आपके भाई की इनकम के बारे में प्रश्न किए जाते हैं जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट होते हैं। ऐसे प्रश्नों के जवाब में आप सीधा कह दो मुझे नहीं पता, मैं साथ में नहीं रहता, मेरा उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, उसका परिवार अलग है, मेरा परिवार अलग है, मेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल किया हुआ है, मेरा उनसे कोई मतलब नहीं, मेरी उनसे बनती नहीं, मुझे नहीं पता, उनकी इनकम है नहीं है। अगर आपसे आपके परिवार वालों के बारे में 125 सीआरपीसी के अंतर्गत इनकम से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिंपली इग्नोर देम, क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं है, वो रिकॉर्ड पे लाने का कोई वो नहीं है कि आप एक्सप्लेन करने बैठ गए, नहीं जी ये दुकान मेरे नाम पे नहीं है, मेरे माता पिता के नाम पे। आप सीधा कहो ना मेरे नाम पे नहीं है, बात खत्म। झूठ बोल रहे हैं, क्या मतलब है कि वो माता पिता के नाम पे है, भाई बहन के नाम पे, किसी के भी नाम पे हो। आपको तो ये देखना है कि जो चीज आपके नाम पे बताई गई वो आपके नाम पे है या नहीं, और उसके उत्तर में आपको ये कहना नहीं जी मेरे नाम पे नहीं है। कोई गाड़ी बोलते हैं आपके पास जो है एक ऑडी कार है, आप कह दो नहीं जी मेरे नाम पे नहीं है। आप ये क्यों बोलते हो मेरे भाई के नाम पे है, मेरी बहन के नाम पे है, मेरे पापा के नाम पे, किसी के नाम पे भी वो उनकी प्रॉपर्टी है, आपकी थोड़ी है। आप सीधा कहो मेरे नाम पे नहीं है। इस तरह से आप 125 सीआरपीसी में यदि टू द पॉइंट चलते हैं तो काफी हद तक खुद को सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।